हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग समझते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट मतलब कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वे थे वारेन हेस्टिंग, क्योंकि वारेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल था वो था 1772 से लेकर 1785 के बीच। तो दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को समझने के लिए हमने कई सारे पॉइंट लिखे हैं, जिसकी सहायता से हम लोग समझेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट क्या कहता है। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, इसने निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन कर दिया। मतलब कि ये जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, इसने निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दिया, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से ही पता चल रहा है कि कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर होते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें एक अध्यक्ष होते थे जो ब्रिटिश संसद के मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। मतलब इसके जो अध्यक्ष होते थे वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य है, अब वह कंपनी पर डायरेक्ट नियंत्रण रखेगा, डायरेक्ट कंट्रोल करेगा कंपनी पर। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य जो इसका अध्यक्ष है, वो कंपनी पर डायरेक्ट नियंत्रण रखेगा। अब समझते हैं दूसरे पॉइंट को। यह कहता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सभी सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह शक्ति दे दिया गया था कि वो ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सभी सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का नियंत्रण कर सके। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहता है अल्टरनेशन इन गवर्नर जनरल। पहले हम लोग आते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक गवर्नर जनरल होते थे और 4 उनकी सहायता के लिए होते थे। तो टोटल हो गए 5। अगर यहाँ पर उन्हें कोई बिल पारित करना होगा तो उन्हें बहुमत साबित करना होता। तो बहुमत साबित करने के लिए कम से कम 3 मत की जरूरत पड़ेगा। और यह प्रावधान था कि गवर्नर जनरल का जो मत था वह निर्णायक मत होगा। मतलब कि अगर मत 50-50 हो गया तो इसका मतलब यही हो कि गवर्नर जनरल जिस साइड अपना मत देंगे उस साइड बहुमत साबित हो जाएगा, और फिर वो बिल बना पाएंगे, कोई भी बिल पारित कर सकते हैं। अब आते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग। इस एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल के पावर को और बढ़ा दिया गया। मतलब यहाँ पर अब एक गवर्नर जनरल और 3 अन्य होंगे, मतलब टोटल हो गए 4।
और यह प्रावधान है कि गवर्नर जनरल का जो मत होगा वह निर्णायक मत होगा। मतलब यहाँ पर बहुमत साबित करने के लिए 2 मत का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि एक मत रहेंगे गवर्नर जनरल और एक अन्य। यानी कि इसका मतलब साफ हुआ कि गवर्नर जनरल को सिर्फ एक मेंबर की आवश्यकता होगी और वो बहुमत साबित कर देंगे। मतलब गवर्नर जनरल बस एक मेंबर को अपने में मिला देंगे और वो बहुमत साबित कर देंगे और फिर वो कोई भी बिल पारित कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 यह कहता है कि इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। मतलब कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है यह कंपनी के कॉमर्शियल और पॉलिटिकल कार्यों को अलग अलग कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कहता है डबल गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में। तो डबल गवर्नमेंट सिस्टम क्या है, यह कैसे प्रारंभ हुआ, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो जो कंपनी को रिप्रेजेंट करता था वो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो रिप्रेजेंट करते थे कंपनी को। और एक होंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे वो रिप्रेजेंट करते थे क्राउन को। मतलब कि कंपनी को रिप्रेजेंट किया जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा और क्राउन को रिप्रेजेंट किया जाता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल का प्रारंभ हुआ। अब आते हैं हम लोग आखिरी पॉइंट की ओर, जो बताता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के सिग्निफिकेंस के बारे में। तो इस एक्ट का सिग्निफिकेंट क्या है, तो चलिए समझते हैं। तो इस प्रकार यह अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण हुआ। 2 रीजन से यह अधिनियम जो यह एक्ट है वो इम्पोर्टेंट साबित होता है, यह महत्वपूर्ण हो गया। वो कौन कौन से कारण हैं? पहला यह है कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। मतलब कि भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे उसको पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। मतलब ब्रिटिश सरकार को यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। किसको नियंत्रण दे दिया गया? ब्रिटिश सरकार को। तो यह लेक्चर था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। तो दोस्तों यह लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए, और लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।